Today we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 4 Environmental Management. हमने लास्ट वीडियो में इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में, उसके साथ ही एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम का रिलेशन एंड एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के बारे में स्टडी किया। अब हम इस वीडियो में एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स एंड एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन की ज़रूरत के बारे में स्टडी करेंगे। एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट जो अर्थ पे वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, उसकी वजह से मेनी एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हुए हैं। उसमें से एनवायरनमेंटल पोल्यूशन ये एक मेन फैक्टर है। जनरली क्या होता है कि जब कभी भी किसी मटेरियल का कंटैमिनेशन होता है तो उस मटेरियल का पोल्यूशन होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। Unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to natural events or human activities is called as environmental pollution. मतलब क्या कि जब हमारे सराउंडिंग में किसी नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अननेचुरल या अनएक्सेप्टेबल चेंज ऑकर होता है, तब उसे एनवायरनमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। मतलब क्या कि अगर एयर, वाटर, सॉइल के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चेंज आ गया जो अदर लिविंग बीइंग्स विथ इंक्लूडिंग ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसे एनवायरनमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। एनवायरनमेंटल पोल्यूशन होने के लिए वेरियस रीजंस लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्ट्रेशन एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। पोल्यूशन ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हमारे अराउंड various types of pollutions like air, water, soil, sound, thermal, light pollution occur होते हैं। एंड इस pollution का जो ultimate adverse effect है वो सभी living organisms के existence को affect करता है। एंड इसी वजह से जो environmental conservation है वो अभी की घड़ी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन का अर्लियर क्लासेस में डिटेल में स्टडी किया है। सो बेस्ड ऑन दैट कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे एयर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स दिए हैं। गैसेस लाइक CO2, CO, hydrocarbons, sulfur, NOx, hydrogen sulfides, etc. and solid like dust, ash, carbon, lead, asbestos, etc. वैसे ही एयर पोल्यूशन के सोर्स है chemical industries and oil refineries, thermal power stations, paper industries, cloth mills, cement manufacturing, dynamites and stone crushes. वैसे ही उसका इफेक्ट impact on human health, serious effect on respiratory system, effect on plants and animals, acid rains and climate change.
कंट्रोल मेजर्स जो हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं वो है टॉल चिमनीज, इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी, इक्विपमेंट टू कंट्रोल द पोल्यूशन। वैसे ही वाटर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं बायोटिक फैक्टर्स लाइक algae, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट। Abiotic factors like sand, soil, dust, floating particles, precipitate of salt, silver, lead, and heavy metals such as radioactive substances. And lastly, organic components like weedicides, pesticides, sewage, etc. Sources of water pollution are industrial sources, industrial waste, domestic waste, sewage, chemicals discharged from industries, and pesticides used in agriculture. वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट जो होता है वो है एपिडेमिक्स ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस इन ह्यूमन, mortality of aquatic animals, and eutrophication of the water bodies. अब कंट्रोल मेजर्स जो हम वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं वो है मेजर्स टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ इफ्लुएंट्स एंड लॉ अगेंस्ट रिलीज ऑफ टॉक्सिक इफ्लुएंट्स इन द वाटर बॉडीज। अब सॉइल पोल्यूशन के कंपोनेंट्स है सॉइल पोल्यूटेंट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। एग्जाम्पल नियर फील्ड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, हेवी मेटल्स एंड अदर टॉक्सिक केमिकल्स। Sources of soil pollution are industrial effluents, household toxic materials, chemical pesticides, biomedical waste, e-waste and plastic waste. Effects of soil pollution are soil erosion, retarded growth of plants and crops, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एट्सेट्रा। वैसे ही सॉइल पोल्यूशन के कंट्रोल मेजर्स जो हम ले सकते हैं वो है रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ पोल्यूटिंग मटेरियल एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ डू यू नो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो ऑकर होता है वो मेनली दो रीजन से ऑकर होता है, एक नेचुरल एंड दूसरा आर्टिफिशियल। अब जो यूवी एंड आईआर रेडिएशंस होते हैं वो नेचुरल रेडिएशंस होते हैं, वेराज जो एक्सरे एंड एटॉमिक एनर्जी प्लांट से रेडिएशन होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। हम आज तक जो वर्ल्ड में मेजर मिसाइल्स हुए हैं वो है चेरनोबिल, विंस्केल एंड 3 माइल्स आइलैंड मिसाइल। इस एक्सीडेंट की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट हुए थे। सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट, cancerous ulceration occurs due to higher radiations of X-rays. Second, tissues in the body are destroyed. Third, genetic changes occur. And lastly, fourth, vision is adversely affected. Need of environmental conservation. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के जो रूल्स हैं उसके बारे में जनरल पब्लिक अवेयर नहीं है। एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करने के लिए
लार्ज स्केल में लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन पब्लिक मूवमेंट के थ्रू इफ़ेक्टिव हो गया, तभी ही हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आंसर कर सकते हैं, यानी कि उन प्रॉब्लम्स पे कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं। इसके लिए वैल्यूज़ लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, नॉलेज अबाउट इट एटसेट्रा चीज़ें बच्चों में बचपन से ही इनकलकेट होनी चाहिए। इससे फ्यूचर जनरेशन जो होगी वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होने के लिए मदद होगी। तो ये अचीव करने के लिए जो एनवायरमेंटल का जो अवेयरनेस है वो एजुकेशन के थ्रू बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। आज सभी डेवलपिंग एंड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सेप्ट की है एंड सभी कंट्रीज़ उस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हैं। उन सब ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक डिफाइंड फ्यूचर प्लान बनाया है एंड नेसेसरी लॉज भी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब से ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं तब से ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट में इंटर रिलेशन है। अर्थ का फॉर्मेशन होने के बाद बहुत समय बाद ह्यूमंस अर्थ पे आए। अर्थ पे ह्यूमन बीइंग्स ने विद कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी की मदद से अदर एनिमल्स से अपनी सुपीरियरिटी प्रूव की। बाद में ह्यूमन ने नेचर पे डोमिनेशन इस्टेब्लिश किया। ह्यूमन ने जितना पॉसिबल है उतना सभी नेचुरल रिसोर्सेस यूटिलाइज किया। एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीने के अटेम्प्ट में ह्यूमन ने नेचर से जितना पॉसिबल है उतना स्नैच करता गया एंड इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई। इस पूरे सिनेरियो से हमें ये पता चलता है कि एनवायरनमेंट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ह्यूमन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर ह्यूमन ने एनवायरनमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब किया है तो सिर्फ ह्यूमन ही उस एनवायरनमेंट को कंजर्व करके नेचर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकता है। बहुत बार क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक है वो अनजान होती है कि वो जो एक्टिविटीज़ कर रही है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है एंड देयर बाय अनजाने में वो सभी एक्टिविटीज़ कर देती है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत हार्म होता है। डू यू नो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए लॉज इनैक्ट हुए। उसमें से फर्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अनुसार द लैंड रिजर्व्ड फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन has been prohibited to use for any other purpose by this law. Example: permission of central government is compulsory for mining activities. Any person who disobeys this law is entitled to imprisonment for 15 days. मतलब क्या कि जो लैंड फॉरेस्ट के लिए रिजर्व करके रखी है उस लैंड का अब किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और अगर किसी ने ये लॉ डिसओबे कर दिया तो उसे
15 डेज के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सेकेंड लॉ है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। Purpose of this act is to control the pollution and punish the person or institutes harming the environment. Any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in atmosphere beyond a permission limit. The person breaching this rule is entitled for either 5-year imprisonment or fine up to rupees 1 lakh. National Green Tribunal has been established in 2010 for effective implementation of environment related laws. मतलब क्या कि इस लॉ के अनुसार कोई भी इंसान या इंस्टीट्यूट एक परमिसेबल लिमिट के बियॉन्ड पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर सकता। बाद में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया जिसमें 3 क्लॉजेस हैं। उसके क्लॉज 49A के अनुसार ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज़ बीन कंप्लीटली बैंड। बाद में क्लॉज 49B के अनुसार यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन बैंड। एंड लास्टली 49C के अनुसार डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इज कंपल्सरी। मतलब क्या कि जो रेयर एनिमल्स है उनका ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बाद में उनकी स्किन या ऑर्गन से कोई भी आर्टिकल नहीं बना सकते। एंड जो उनकी ऑर्गन्स या स्किन से जो आर्टिकल बना हुआ है जो ऑलरेडी स्टॉक है वो कंपल्सरी डिस्क्लोज। The big story of a small man. जादव मोलाई पायंग एक हाईली कैपेबल पर्सन जो आसाम के नोमैडिक ट्राइब में बॉर्न हुए थे। उनका जन्म 1963 में हुआ था। उसके बाद उनकी 16 इयर्स के एज से वो एक फॉरेस्ट वर्कर करके काम कर रहे थे। जब उनके विलेज के बाजू में जो नर्मदा रिवर फ्लो होती है उसमें फ्लड होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स मर गए। तब एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाई ने अबाउट 20 बाम्बू प्लांटलेट्स प्लांट किए। बाद में 1979 में सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने अबाउट 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड पे सोशल अफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसमें पार्टिसिपेट होने वाले कुछ फॉरेस्ट वर्कर्स में से एक मोलाई थे। ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी मोलाई ने प्लांट्स प्लांट करना कंटिन्यू रखा। एज अ रिजल्ट उनके कंटिन्यूअस प्लांटिंग एंड केयरिंग ऑफ ट्रीज की वजह से जो 1363 एकर्स का बेरन लैंड था वो फॉरेस्ट कवर बन गया। आज आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में कोकिलामुख में ये जंगल है जो उनकी 30 साल की हार्डवर्क का रिजल्ट है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके अनपैरेलल्ड वर्क के लिए प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड दिया। आज ये जंगल मोलाई जंगल करके
जाना जाता है। बहुत सारे लोग एक साथ आके फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं, मगर एक सिंगल पर्सन जब डिटरमाइन होता है तब वो एक फॉरेस्ट इस्टेब्लिश कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखें। नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। If you have any doubt regarding this topic, do ask in the comment section below. Do like and share the video. Thank you.